नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बेगूसराय से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पावर हाउस कैंपस में अचानक से भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। आग की लपटों के बीच मौके पर घंटों अफरा तफरी का माहौल हो गया। बाद में स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस की टीम आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं, जहां पावर हाउस कैंपस में अचानक आग लग गई और इस अगलगी की वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लाखों रुपए के सामान जलकर खाक हो गए हैं। तस्वीरें घटनास्थल के हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब पावर हाउस कैंपस में आग लगी थी। आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं किस तरीके से आग की ऊंची ऊंची लपटें नजर आ रही हैं। जैसे इसकी सूचना मिली, उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू जरूर पा लिया गया, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। कुछ पता है सर? संदेह के आधार पर ही कहा जा सकता है, कोई आंख से कोई देखा तो नहीं है। संदेह के आधार पर देखा जा सकता है कि ऊपर जो दीवार है उधर से कहीं ना कहीं हो सकता है इंटेंशनली आग की लत्ती फेंक दिया गया हो या कुछ और दूसरा कारण हो। क्योंकि आग जिस तरह से लगा है, ऐसा कोई संभावना नहीं लगता कि वहाँ पहले से कोई आग था। निश्चित है कुछ न कुछ बीड़ी या सिगरेट जला के फेंका होगा नीचे। और चूंकि मार्च अप्रैल का महीना है, वैसे भी बहुत सारा चीज़ सूखा पड़ा रहता है, एकदम बिल्कुल सूख जाता है, हल्का सा उसको आग की लिट्टी की जरूरत है। तो वही सिगरेट और फेंका गया होगा और आग पकड़ लिया होगा। तो सूचना हमको मिला कंट्रोल रूम से कि पावर हाउस में आग लगा हुआ है। तो हम कौन सा विभाग का है ये? कौन? बिजली विभाग का है ना। हाँ, तो हम सब 2 मिनट के अंदर में पहुंच के अपना आग पर काबू पाए हैं। आग पर काबू पाए हैं। हाँ। कितना गाड़ी से आए हम लोग? गाड़ी हमारे पास अभी 4 को कार्य कर। यहाँ पर कितना है? हाँ? कितना है? यहाँ पे 4 गाड़ी। अच्छा, तो आप लोग आग पर काबू पा लिया? हाँ, आग पर बहुत काबू पा लिया। और बेगूसराय से बड़ी खबर है, जहां उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ है। शराब की सूचना पर छापेमारी करने के लिए टीम गई थी और टीम पर सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एक हवलदार गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। बेगूसराय सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। नगर थाना क्षेत्र के माल गोदाम के पास की वारदात बताई जा रही है, जहां पुलिस की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, लेकिन ग्रामीणों ने उत्पाद विभाग की टीम पर ही हमला बोल दिया। शराब की सूचना मिलने पर छापेमारी करने के लिए उत्पाद विभाग की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन बताया जा रहा है कि टीम पर सैकड़ों लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें एक हवलदार गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। बेगूसराय सदर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लगभग 150 आदमी था, 150 आदमी। आप लोग कितना गाड़ी से गए? हम तो 3 गाड़ी गए थे और वो तो निकल गया था। अधिकारी भी था साथ में? अब वो सब तो भाग गए थे। सब आप अकेले रह गए? क्या नाम है इसका? कौन सी है? हवलदार। कौन सी? कौन थाना? कौन थाना में? गाड़ी भी क्षतिग्रस्त है? गाड़ी क्षतिग्रस्त नहीं। कौन से मारपीट किया? घेर लिया ईटा से, लाठी से ईटा इसमें लगा है। सब पुरुषे था? महिला लोग भी थी कि पुरुष? महिला भी थी। और देखिए, आपको हमने दिखाया कुछ तस्वीरें जहां पर उत्पाद विभाग की टीम पर कुछ हमलावरों ने हमला कर दिया और इस दौरान एक हवलदार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। देखिए, 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शनिवार की ये घटना है और एक शनिवार की घटना शराब माफियाओं ने जब हमला किया उत्पाद विभाग पर। दूसरी एक शुक्रवार की घटना है, जहां पर आपको बता दें कि गाड़ी चेकिंग के दौरान पुलिस की टीम पर हमला किया गया। तो देखिए, अपराधी जो हैं वो बेकाबू हो रहे हैं और अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि पुलिस की टीम पर ही हमला कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता संतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, देखिए, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, उत्पाद विभाग की टीम पर हमला करने की खबर सामने आ रही है, पूरी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की घटनाएं बेगूसराय से सामने आ रही हैं, वो कहा जा सकता है कि यहाँ अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि ये बीती रात की घटना है, जब उत्पाद विभाग की टीम पर जो है शराब कारोबारियों या स्थानीय लोगों के द्वारा हमला किया गया था। जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि नगर थाना क्षेत्र के झोपड़पट्टी के समीप, माल गोदाम के समीप शराब का कारोबार किया जा रहा है, और इसी सूचना के आधार पर पुलिस अपने हिसाब से
जो है पूरी टीम बनाकर वहां पहुंची है और छापामारी शुरू की है। लेकिन जैसे ही पुलिस के द्वारा छापेमारी शुरू की गई, वहां लोग जमा हो गए जिसमें महिला और पुरुष दोनों शामिल थे और एकाएक उन्होंने हमला कर दिया पुलिस टीम पर। हालांकि वहां से पुलिस की टीम जो है जान बचाकर भागी, नहीं तो और बड़ा जो है मामला हो सकता था। लेकिन एक हवलदार जो है वो जो बाहर खड़ा था वो फंस गया लोगों के बीच और उसकी लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। और पिटाई आप देख सकते हैं किस तरह से हवलदार की पिटाई की गई है, उसके सर पर चोट आई है। तो ये कहा जा सकता है उस पर जानलेवा हमला किया गया था। तो यहाँ एक सवाल जरूर उठ रहा है, क्योंकि पुलिस के द्वारा छापेमारी की जाती है, लगातार की जा रही है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पुलिस जो है एक योजना बनाकर सुनियोजित ढंग से छापेमारी नहीं कर रही है, क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें पुलिस खुद पीट रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पुलिस को और योजना बनानी चाहिए। और एक संतोष, क्या अब तक इस पर कुछ कार्रवाई की गई है? पुलिस की तरफ से लोगों को चिन्हित किया गया है? और जरा ये भी बताइए कि बार बार पुलिस पर हमले क्यों? जी बिल्कुल, देखिए कार्रवाई की जहां तक बात है, क्योंकि ये बीती रात की घटना है और देर रात की घटना है, तो पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और स्थानीय कुछ लोगों पर एफआईआर भी किया गया है। जो अननोन लोग हैं, अज्ञात लोगों पर एफआईआर की गई है और जांच में जो भी स्पष्ट हो पाएगा और जिनको भी चिन्हित किया जाएगा उन पर कार्रवाई भी जरूर होगी। लेकिन जहां तक सवाल है, जो लगातार पुलिस पीट रही है और ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो यहाँ के प्रशासन है, उनको ये सोचना चाहिए कि किस तरह से छापेमारी की जाए और जो है शराब कारोबार पर अंकुश लगाया जाए। इसके लिए एक खास योजना बनाने की आवश्यकता है। जी ठीक है संतोष, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बीजेपी ने चुनाव आयोग से रोहिणी आचार्य के खिलाफ शिकायत की है। आपको बता दें, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर यह शिकायत की गई है। रोहिणी आचार्य हैं सारण से आरजेडी की प्रत्याशी और उन पर आरोप है कि राबड़ी देवी के सुरक्षा कर्मियों के साथ वो प्रचार करने के लिए गई हुई थी। रोड शो के दौरान सुरक्षा कर्मियों के इस्तेमाल का आरोप उन पर लगा है। तो रोहिणी आचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है बीजेपी की तरफ से। आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत है। आपको बताते चले, राबड़ी देवी पर भी पद के दुरुपयोग का आरोप लगा है। बीजेपी ने सभी चुनावी सभा की तस्वीर निर्वाचन आयोग को भेजी है। राबड़ी देवी पर भी पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग से बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की है। से राजद की कैंडिडेट रोहिणी आचार्य के खिलाफ शिकायत की है इलेक्शन कमीशन में। हमारे पास जानकारी है कि रोहिणी आचार्य जी अपने रोड शो के दौरान अपनी माता जी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के सिक्योरिटी को साथ लेकर चल रही थी, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। हम इलेक्शन कमीशन से यह निवेदन करते हैं कि इस पे जांच करें और जांच के बाद उचित कार्रवाई करें। तेजस्वी की आज से चुनावी सभा जमुई से शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि पीएम की सभा के बाद अब जमुई में तेजस्वी यादव रैली करने जा रहे हैं। जमुई से तेजस्वी की चुनावी यात्रा शुरू होने जा रही है। आपको बता दें कि 2 जगहों पर चुनावी सभा करेंगे तेजस्वी यादव। अर्चना रविदास के समर्थन में जनसभा करने वाले हैं। तो जमुई से अर्चना रविदास आरजेडी की प्रत्याशी हैं। उनके पक्ष में वोट मांगने के लिए आज तेजस्वी यादव जाने वाले हैं। मुकेश सहनी भी कल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। जमुई में ही उनकी भी जनसभा होने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी उसमें मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, जमुई में एलजेपीआर प्रत्याशी अरुण भारती के साथ मुकाबला है आरजेडी प्रत्याशी अर्चना रविदास का, और अर्चना रविदास के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे नेता प्रतिपक्ष। बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह के बड़े भाई जमुई के पूर्व विधायक आज आरजेडी में शामिल होंगे। जमुई के स्टेडियम मैदान में आयोजित तेजस्वी की चुनावी सभा में पूर्व विधायक अजय प्रताप आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बड़े बेटे अजय प्रताप ने पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात की। पूर्व विधायक ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से भी मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं।
विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को आखिरकार ठिकाना मिल ही गया। वे महागठबंधन में फिर से शामिल हो गए। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की है। वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी शुक्रवार को महागठबंधन का हिस्सा बन गई। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना आरजेडी दफ्तर में इसकी घोषणा करते हुए महागठबंधन में सहनी का स्वागत कर लोकसभा चुनाव में वीआईपी को आरजेडी कोटे की 3 सीटें देने का ऐलान भी किया। राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश सहनी जी को, और वो 3 सीटें पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी। मतलब आरजेडी कोटे से वीआईपी को गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी सीट दी गई है। इससे पहले एनडीए और महागठबंधन में किसी से शुरुआती तौर पर उनकी बात नहीं बन सकी थी, लेकिन अब जाकर आरजेडी से सहनी की डील पूरी हो गई। चुनाव से पहले मुकेश सहनी को अपने गठबंधन में जोड़ने के बाद तेजस्वी ने बीजेपी पर सहनी की पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाते हुए इस बार के चुनाव में बीजेपी को धूल चटाने की बात कही है। और जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने इनके दल को प्रयास करने का, तोड़ने का प्रयास किया, वो हम सब लोगों ने देखा है। और जो लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार का, इस बार बिहार की धरती उनको धूल चटाने का काम है। मुकेश सहनी के आने के बाद अब इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बदल गया है। पहले जहां 26+9+5 के फॉर्मूले के तहत सीटों का बंटवारा हुआ था, अब ये 23+9+5+3 में तब्दील हो चुका है। यानी आरजेडी ने अपने हिस्से की 3 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मुकेश सहनी के महागठबंधन में जाने के बाद बिहार की सियासत सुलग गई है। जेडीयू और बीजेपी ने मुकेश सहनी पर हमला बोला तो महागठबंधन के नेताओं ने कहा है कि मुकेश सहनी के आने से चुनाव में फायदा मिलेगा। को सब कुछ याद है जब होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और मुकेश सहनी जी ने कहा था कि राजद के लोगों ने उनके पीठ में खंजर भोंका है, और उसी वक्त राजद से नाता तोड़कर मुकेश सहनी जी चले गए थे। राष्ट्रीय जनता दल ने जब कांग्रेस पार्टी को सम्मान नहीं दिया, उनका हक नहीं दिया, मुकेश सहनी जी के साथ क्या इंसाफ करेंगे? मुकेश सहनी को तो सहनी समाज ने ही नकार दिया है, क्योंकि मुकेश सहनी आज के दिन में लीडर की तरह नहीं, डीलर की तरह बर्ताव करते हैं, और कोई भी समाज उस व्यक्ति को राजनीतिक रूप से नकार देता है जो समाज से पहले अपना हित देखता हो। देखिए, मुकेश सहनी जी इंडिया गठबंधन के हिस्सा हो गए हैं और उनके आने से निश्चित रूप से हमारे गठबंधन को काफ़ी मजबूती मिलेगी। हम उनका स्वागत करते हैं। हम उनके साथ मिलकर निश्चित रूप से लोकसभा की करीब सीटें जीतेंगे। देखिए, महागठबंधन की स्थिति ऐसी है कि अब उनको चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहे, तो जब कैंडिडेट नहीं मिल रहे तो तमाम फ्यूज बल्बों को जुटा रहे हैं। मुकेश सहनी जी अपनी राजनीति को पहले ही धूल धूसरित कर चुके हैं। पुनः मूसिको भव के तर्ज पे मुकेश सहनी एक बार फिर से राजद और महागठबंधन के गोद में बैठ गए थे। आपको याद होगा कि उन्होंने आरोप लगाया था कि राजद ने उनके पीठ में खंजर भोंका है और फिर वहां से भागे थे। लेकिन ये मान लीजिए कि 4 जून को इनकी नैया पे महागठबंधन का नैया पार नहीं लगेगा। महागठबंधन में मुकेश सहनी के शामिल होने के बाद बिहार की सियासत गर्म है। शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि एनडीए में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद चुनाव प्रचार हो रहा है। पीएम मोदी ने चुनावी अभियान शुरू कर दिया है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में गठबंधन का ही इंतजार किया जा रहा है। पूरी तरह कंफ्यूज है।
एनडीए जहां अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुका है, कैंपेन की शुरुआत कर चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा हो चुकी है, वहां अभी ये सिर्फ गठबंधन कर रहे हैं। मुकेश सहनी महागठबंधन में आ गए हैं। वो तो पहले भी विधानसभा के चुनाव में आ गए थे, फिर चले भी गए थे। बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी कांग्रेस में शामिल हो गए। सन्नी हजारी ने दावा किया है कि अगर उन्हें समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी मौका देती है तो वो चुनाव में जीत हासिल करेंगे। न्यूज 18 के इस सवाल पर कि आपके पिता एनडीए में हैं और आप कांग्रेस में हैं, तो सन्नी हजारी ने कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं है। महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी आज विधिवत रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने के पीछे इनकी क्या मंशा रही है, क्यों इन्होंने कांग्रेस को अडॉप्ट किया है? क्योंकि इनके पिता एनडीए की विचारधारा के हैं, पिता से अलग विचारधारा। अमूमन देखा जाता है कि पिता जहां होता है पुत्र भी वहीं होता है, लेकिन आपने कांग्रेस को एक्सेप्ट कर लिया। देखिए, बहुत सारा ऐसा उदाहरण है। बहुत लोग हैं, पिताजी कहीं रहते हैं, बेटा कहीं रहता है, पत्नी कहीं रहती है, पति कहीं रहते हैं, लेकिन खैर। आप समस्तीपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और संभवी चौधरी हैं वहां पर प्रत्याशी एनडीए की तरफ से, वो बाहरी हैं, आप स्थानीय हैं, तो क्या लगता है ये फैक्टर काम करेगा मुझे वहां समस्तीपुर में? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र को सबका अपनी बात रखने का अधिकार है। वो भी अपना बात रखेंगे, मैं भी अपना बात रखूंगा, और जनता सरपड़िए है। जनता की अदालत में जो जनता जिसको चुनेगी वही मान लीजिए जनता। पिताजी से अनुमति ली आपने कांग्रेस में शामिल होने के लिए? पिताजी से अनुमति तो अभी नहीं हुआ है। कोशिश करेंगे पिताजी का जो नाराजगी मेरे प्रति दूर हो और उनको मनाएंगे। इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है समस्तीपुर से। आपको बड़ी खबर बता दें, जहां बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में युवक पर बम से हमला कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको समस्तीपुर से बता रहे हैं, पुरानी रंजिश में युवक पर बम से हमला किया गया। बम के हमले में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है और 6 की संख्या में बदमाश पहुंचे थे। बताया जा रहा है पहले से चल रहे जमीन विवाद को लेकर हमला किया गया है। रोसड़ा के बागोपुर गांव की एक घटना है। रोसड़ा थाना की पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। समस्तीपुर की यह खबर सामने आ रही है। पुरानी रंजिश में युवक पर बम से हमला किया गया है और इसके बाद आपको बता दें कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि यह मामला पुलिस के संज्ञान में है और पुलिस के मुताबिक पहले से ही विवाद को लेकर के हमला चल रहा था। रोसड़ा के बागोपुर गांव की घटना बताई जा रही है। 10 बजे रात में आया है। हमारे भाई बोएलाल महतो के घर में ढुके। अब बस मीटिंग करके एक बार निकला है बमबाजी। कौन निकला? विकास महतो। अच्छा, ये कहाँ पर थे? हमारे खटिया पर सोए हुए। हमारे साथ संवाददाता मुकेश अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले को लेकर? जी, ये घटना रोसड़ा थाना क्षेत्र के बाघोपुर गांव की है और ये घटना पिछले 12 दिसंबर को एक गोलीबारी की घटना हुई थी जमीनी विवाद में। उसी घटना से संबंधित है और उसी रंजिश को लेकर के ये पूरी घटना रात में हुई है। जो आरोपी है वो भी आरोपी भी गांव के ही है और जो सबसे बड़ी बात है 2 सौतेले भाई के बीच ये विवाद है और पूर्व में 2 लोगों को गोली लगी थी और उसमें परिजनों का कहना है कि कार्रवाई सही ढंग से नई पुलिस के द्वारा किया गया, जिसके चलते इस तरह की घटना हुई है। और रात में 5 से 6 की संख्या में जो इनके पिता है, जो जख्मी है राम प्रवेश, उनके पिता के घर में गए हैं और वहां से मीटिंग करके निकले हैं और उसके बाद ये हमला को अंजाम दिए। जिस वक्त लोग सोने की तैयारी कर रहे थे और जो जख्मी युवक है अपने चाचा के साथ रहता है और इस पूरे मामले में अब पुलिस के द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मुकेश। बिहार की हॉट सीट बन चुकी पूर्णिया की लड़ाई दिलचस्प हो चुकी है। वहीं आनंद मोहन पप्पू यादव के समर्थन में खुलकर सामने आ गया है, जिसके बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है, जबकि कांग्रेस अब भी पप्पू यादव पर खुलकर कार्रवाई करने से बच रही है।
पार्टी का विलय करवाई तो स्टैंड लेने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा रही? गलत मैसेज उन्होंने देने का काम किया है और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कांग्रेस से टिकट कटने के बाद पप्पू यादव ने निर्दलीय पर्चा भरकर पूर्णिया की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया। यहां तक कि पप्पू यादव को लेकर खेमेबंदी भी शुरू हो गई। पूर्व सांसद आनंद मोहन पप्पू यादव के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं। आनंद मोहन ने पप्पू यादव का पक्ष लेते हुए लालू परिवार और कांग्रेस दोनों पर निशाना साधा। उस बेचारे की तो करियर बर्बाद कर दिया सबों ने मिलकर। लालू जी पुत्र मोह में नहीं चाहते हैं कि बिहार में कोई युवा लीडरशिप सामने आए। आनंद मोहन ने जिस तरीके से लालू प्रसाद पर जानबूझकर पप्पू यादव के राजनीतिक करियर को बर्बाद करने का आरोप लगाया है, उसके बाद सियासी घमासान तेज हो गया। एनडीए के नेता आनंद मोहन की बात का समर्थन करते दिख रहे हैं, जबकि पूर्णिया से आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती ने पप्पू यादव पर गठबंधन धर्म का पालन न करने का आरोप लगाया। बगावत करके नॉमिनेशन देने का काम किया है तो सभी जगह गलत मैसेज उन्होंने देने का काम किया है और इस तरह से नहीं करना चाहिए। एक तरफ पप्पू यादव पर सियासी घमासान मचा है, दूसरी ओर कांग्रेस अब भी पप्पू यादव के निर्दलीय नॉमिनेशन के बाद भी खुलकर कार्रवाई के मूड में नहीं है। आलाकमान का जब मुहर लगा हुआ है महागठबंधन पर तो किसी को भी डर, और बहुत हम लोग के निखिल बाबू इतना सीनियर आदमी, औरंगाबाद में सीट नहीं मिली हम लोग को, नहीं मिली तो कहां कोई इंडिपेंडेंट लड़ने चले। पूर्णिया, पप्पू और पॉलिटिक्स, बिहार में आजकल ये तीन शब्द कुछ ज्यादा ही चर्चा में है, क्योंकि पप्पू यादव ने गठबंधन के खिलाफ जाते हुए निर्दलीय पर्चा भरकर इस सीट को सबसे ज्यादा हॉट बना दिया। अब देखना होगा कि पूर्णिया की जनता जेडीयू के संतोष कुशवाहा, आरजेडी की बीमा भारती और निर्दलीय पप्पू यादव में से किस पर भरोसा जताती है। न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार, सीतामढ़ी से राकेश और पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। बिहार में शिक्षकों को ट्रेंड करने के लिए राज्य सरकार कई ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रही है। वहीं अब शिक्षा विभाग को इग्नू का भी सहयोग मिलेगा। इग्नू 2 साल के डीपी योग्यताधारी शिक्षकों के लिए 6 महीने का संवर्धन कोर्स शुरू करने जा रही है। वहीं इग्नू ने बीएड कर रहे अभ्यर्थियों के लिए भी खुशखबरी दी है। इग्नू ने बीएड की 110 सीट को बढ़ाकर अब 450 सीट कर दिया है। वहीं पटना क्षेत्रीय निदेशक और सहायक निदेशक ने शिक्षकों के संवर्धन कोर्स करने की अपील की। पटना इग्नू रीजनल सेंटर के अधिकारियों से बात की संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए इग्नू में कई नए कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ कई नए कोर्स लॉन्च भी किए जाएंगे। सीधी बातचीत करेंगे, हमारे साथ इग्नू के निदेशक भी हैं और सहायक निदेशक भी मौजूद हैं। जो अध्यापक या शिक्षक जो है उनके लिए आपका सर्टिफिकेट लेवल से लेके पीएचडी तक बहुत सारे लेवल में प्रोग्राम्स है हमारा। जैसे कि आपका सर्टिफिकेट लेवल में सर्टिफिकेट इन गाइडेंस है, सर्टिफिकेट इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश है, सर्टिफिकेट इन टीचिंग ऑफ प्राइमरी मैथमेटिक्स है। उसके बाद डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी एजुकेशन जो कि आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया है, प्री प्राइमरी एजुकेशन। और एक नया कोर्स हमारा अभी पिछले साल लॉन्च किया गया, पीजी डिप्लोमा इन फाउंडेशनल स्टेज एजुकेशन, पीजी डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एंड फाउंडेशनल स्टेज एजुकेशन। एक 10,800 रुपया उसका कोर्स फी है। पीपीई का संवर्धन कोर्स है, जैसा सर ने अभी बताया था आपको, और वो संवर्धन कोर्स का जो सिलेबस है वो उसको पहले से हम लोग उसको करते आए हैं। और वो बहुत 6 महीने का जो वो कोर्स है उसमें एक तरीके से जो इन सर्विस टीचर्स होते हैं उनको रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, वो सारी चीजें उसमें डाली गई। बड़ी खबर तो यह है कि बीएड की जो सीटें हैं उसमें इजाफा होगा। दूसरी बड़ी खबर है कि जो डीपी योग्यताधारी शिक्षक हैं जो फिलहाल अभी अलग अलग स्कूलों में कार्यरत हैं, उनके लिए संवर्धन कोर्स की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर बिहार सरकार ने अभी इग्नू को पत्र लिख दिया है। ऐसे में अब जल्द ही इग्नू की तरफ से नए कोर्स भी संचालित किए जाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज 18।